हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? देखिए, सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी वर्ष 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है सर विश्वेश्वरैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक लिखी थी किसने? सर विश्वेश्वरैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई थी? देखिए, बम्बई योजना जो थी ये किससे संबंधित थी? आर्थिक नियोजन से संबंधित थी, जो कि जनवरी 1944 ईस्वी में सामने आई। अगला देखिएगा, बम्बई योजना कितने वर्षीय थी? बम्बई योजना जो थी ये थी 15 वर्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? देखिए, मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किया था किसके द्वारा? M.N. राय के द्वारा। अगला देखिएगा, 10 वर्षीय योजना को कब प्रस्तुत किया गया? 10 वर्षीय योजना भी आई आपके वर्ष 1944 ईस्वी में। अगला देखिए, गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? देखिए, गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित योजना थी कौन सी योजना? गांधीवादी योजना, जिसको अप्रैल 1944 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। अगला देखिए, गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? गांधीवादी योजना जो है इसका सृजन किया था मन नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई थी वर्ष 1948 ईस्वी में। अगला देखिएगा, औद्योगिक अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजित विकास एवं नियमन करना था? तो देखिए, औद्योगिक अधिनियम जो है ये पारित किया गया था वर्ष 1951 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था उद्योगों का नियोजित विकास एवं विनिमय करना, वियमन करना, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगला देखिए, सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? सर्वोदय योजना जो थी इसका विकास किया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? देखिए, कोलंबो योजना जो थी इसकी अवधि थी 1951 से लेकर 1957 ईस्वी तक। अगला है, योजना आयोग किस तरह की संस्था है? योजना आयोग जो है ये अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था है। अगला देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? ये थी डोमर समवृद्धि मॉडल पर आधारित। डोमर समवृद्धि मॉडल पर ये आधारित थी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना इसकी समयावधि थी 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक। अगला देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो
1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल था। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्र। एक देखिए राउरकेला जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसके अलावा भिलाई संयंत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में है, वह दुर्गापुर संयंत्र जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो इन संयंत्रों की स्थापना हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ये ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाते हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। जो लोग सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करें तो सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। डेली बोलती हूँ कि आप शेयर जरूर करें लेकिन आप शेयर नहीं करते हैं। देखिए से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सुबह 10 बजे डेली ही आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सीरीज़ पहुंचनी चाहिए। अगला देखिएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना किस योजना के दौरान हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला देखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना कब तक रही थी। तो वर्ष 1961 से लेकर 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रमुख जो उद्देश्य था तीसरी पंचवर्षीय योजना का ये क्या था, अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला देखिएगा किस पंचवर्षीय योजना के विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई थी। देखिए वार्षिक योजनाएं जो हैं ये लागू की गई थी वर्ष 1966 से लेकर 59 तक। अगला देखिएगा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ था। देखिए कौन सी ये पंचवर्षीय योजना थी, ये पंचवर्ष किसी भी योजना में नहीं। देखिए किसी भी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति का आरंभ नहीं हुआ था। अगला देखिएगा अब देखिए कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो वर्ष 1966-67 ईस्वी में हरित क्रांति का आरंभ हुआ था। योजना अवकाश इस दौरान कोई भी योजना नहीं चल रही थी, योजना अवकाश चल रहा था ये। अगला देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि रही 1969 से लेकर 1974 तक। अगला देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं थी ये किस मॉडल पर आधारित थी ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर यह आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था। ओपन कंसिस्टेंसी जो मॉडल था ये किसने, अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे ने तैयार किया था। अगला देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। इसका मूल उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई थी। तो किस योजना के दौरान ये लागू हुई, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू हुई थी। अगला देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। 14 बैंक जो थे इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था वर्ष 1969 ईस्वी में। अगला देखिए गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला देखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 1974 ईस्वी से लेकर 1979 ईस्वी तक 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई, 1978 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला देखिएगा किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से
1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। तो ये कौन सी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी। देखिए आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो मात्र 4 वर्षों तक चली थी। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी और जिसको जनता पार्टी सरकार के द्वारा 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। अगला देखिए, जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया? तो देखिए जनता पार्टी के द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना पेश की गई, जिसको क्या नाम दिया गया? अनवरत योजना इसको नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलिंग प्लान। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान इसको कहा गया। तो रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए रोलिंग प्लान इसको भारत में लागू करने का श्रेय दिया जाता है किसको? डी.टी. लकड़ावाला को। अगला देखिएगा, किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया था? तो कौन सी ये सरकार थी? ये थी जनता पार्टी की सरकार, जिसने देश में विकेंद्रित योजना की धारणा को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना इसकी अवधि निश्चित की गई थी वर्ष 1978 से लेकर वर्ष 1983 ईस्वी तक। अगला देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया? किसान क्रेडिट कार्ड इस योजना का शुभारंभ किया गया वर्ष 1998 ईस्वी में। अगला देखिए, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये स्थित है कहाँ पे? जयपुर में। अगला देखिए, केंद्र सरकार के बजट को चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय आयोजन। अगला देखिए, भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का? राजकोषीय घाटे का सर्वाधिक योगदान है। अगला देखिएगा, संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी मोड वैट जो है इसका संबंध किससे है? मोड वैट का संबंध होता है उत्पाद शुल्क से। देखिए वैट से संबंधित भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था अपर पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो आगामी एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जो भी पेपर हुए हैं, ये मत समझिए कि जिन लोगों का पेपर हुआ है उन्हीं को वो पेपर देखना है। हर जो भी पेपर आयोग के द्वारा कराया जाता है उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। तो आगामी एग्जाम के लिए आप सभी लोग जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो पुराने पेपर जो पेपर हो रहे हैं आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे भी आपको पता चल जाता है कि जो आयोग है वो किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पुटअप कर रहा है। तो आप सभी लोग जो भी पेपर हुए हैं, आरओ का पेपर हुआ है, देखिए इसके अलावा हुआ है आपका अपर पीसीएस प्रीलिम्स का, तो सारे पेपर आप जरूर देखिएगा, उनका सॉल्यूशन वीडियो भी प्रोवाइड कराया गया है आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पे। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आगामी एग्जाम के लिए, उससे किस तरीके के करंट अफेयर्स आपसे आयोग पूछ रहे हैं या किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो रिलेट करके भी आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है। एक क्वेश्चन जैसे पूछा आपसे, उससे ही रिलेटेड अदर एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन था कि देहरादून में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसके अलावा देहरादून में ही आपके भारतीय वन विभाग की भी स्थापना हुई थी। तो अगले पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो दोनों चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उससे ही रिलेट करके आपसे अगले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो वैट से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके अपर पीसीएस प्रीलिम्स में, और जो लोग ग्रुप सी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट रहता है। तो डेली आपको सुबह 10 बजे ये प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप ज़रूर देखिएगा इस सीरीज़ को, काफ़ी हेल्प मिलती है। देखिए जितने भी सीरीज़ हमारी चलाई गई है उससे आपके कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके कई क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है ना आपके सिलेक्शन की। तो आप सभी लोग डेली फॉलो कीजिएगा इस सीरीज़ को, काफ़ी हेल्प मिलती है आपको एग्ज़ाम में। पुराने जो हमारे व्यूअर थे जिन्होंने आपका आरओ का एग्ज़ाम दिया या अपर पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, तो उनको पता है कि
किस तरीके की, किस लेवल की यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है स्टडी विद एम पर, और किस लेवल के एग्जाम पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा। तो कई क्वेश्चन आए हुए थे आपके RO में भी और अपर PCS प्रीलियम्स के एग्जाम में भी। तो आप सभी लोग डेली फॉलो कीजिए इस सेशन को। एक दिन सोचेंगे आप एग्जाम के कुछ दिन पढ़ के हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम पे काफ़ी कंपटीशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डेली आप मेहनत कीजिए। डेली आपको ये सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। अराउंड इसमें 150 से लेकर 200 क्वेश्चन डेली आपको वन लाइनर के रूप में दिए जा रहे हैं। देखिए, ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वन लाइनर जो है ये जल्दी से जल्दी आपके कवर हो जाते हैं थोड़े ही टाइम में। मुश्किल से आधे घंटे की ये सीरीज चलती है डेली, जो कि आप दे ही सकते हैं। आधा घंटा तो दे ही सकते हैं ना अपने लाइफ के लिए। तो डेली फॉलो कीजिए। सुबह 10 बजे आपको प्रोवाइड कराई जा रही है ये सीरीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मोड वेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से है, इसको जरूर ध्यान रखिए। अगला देखिएगा, संपदा कर भारत में कब लागू हुआ था? संपदा कर जो है ये भारत में लागू किया गया था, ब्याज भुगतान के दौरान ये लागू किया गया था। अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये लागू किया गया था। अगला देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय करने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय करने वाली सर्वोच्च संस्था का क्या नाम है? ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? देखिए, राष्ट्रीय नियोजन जो है इसमें रोलिंग प्लान की अवधारणा ये किसके द्वारा लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिए। ये जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सारी ही पंचवर्षीय योजना, जितनी भी पंचवर्षीय योजना है ये आज के इस सेशन में आपके कंप्लीट हो गई है। हो सके आयोग कोई भी पंचवर्षीय योजना उठा के पूछ ले आपसे, तो आप करेक्ट करके आएंगे वहां पे। अगला देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समावेशी आर्थिक विकास जो था ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला देखिएगा, ECGC का संबंध किससे है? देखिए, ECGC का संबंध है निर्यात, वित्त एवं बीमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है अधिक विदेशी मुद्रा। अगला देखिए, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान जो है कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। अगला देखिए, भुगतान संतुलन किस में निहित होता है? भुगतान संतुलन जो है ये निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण में। अगला देखिएगा, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ था? विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम ये वर्ष 2003 में लागू किया गया था। अगला देखिए, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अगला है, वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था किसको? डॉक्टर विजय एल केलकर को, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देखिए, 14वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे ये किसको बनाया गया था? डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी को बनाया गया था। अगला देखिएगा, भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रुपये का जो पहचान चिन्ह है ये किसके द्वारा? डी उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला देखिए, सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? सबला योजना जो है इसका दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था वर्ष 1977-78 में। अगला देखिए, अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? अंत्योदय योजना जो थी इसका शुभारंभ हुआ था वर्ष 1977-78 में। अगला देखिएगा, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी? देखिए, कौन सी ये पंचवर्षीय थी? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। देखिए, आपके आगामी एग्जाम जो होने वाले हैं ग्रुप सी, स्पेशली ग्रुप सी और अदर उत्तराखंड एग्जाम वाले, तो आपके लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है जो कि
देखिए जिन लोगों ने, आपने देखा होगा जो लोग अपर पीसीएस प्रीलिम्स का जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो उससे पहले हमारे द्वारा मॉक सीरीज चलाई गई थी, तो जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। उसमें कई क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, उससे सीधे ही छपे थे कुछ क्वेश्चन। तो वैसे ही आपके लिए एक सीरीज जो है ये प्रोवाइड कराने वाले हैं हम सभी लोग। क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, तो डेली उसको भी प्रोवाइड कराया जाएगा। हो सके हम कल से प्रोवाइड करें या परसों से, थोड़ा सा टाइम कम हो पाता है उसके लिए, तो तैयार हो रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। क्वेश्चन बन चुके हैं, बस टाइप करना है और रिकॉर्डिंग करनी है, तो उसके बाद वो क्लास भी आपको एक प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ग्रुप सी वाले जितने लोग भी हैं तो वो लोग तैयार हो जाए, और अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी आप सभी लोग तैयार रहें। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको हर तरीके के वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, आपके जीएस के क्वेश्चन आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड, साथ ही साथ उत्तराखंड करंट अफेयर भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सभी लोग आगामी एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिएगा। उस क्लास के लिए आपको टाइमिंग भी बता देंगे कि कितने बजे आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वो क्लास। इसके अलावा रात को 8 बजे आपको उत्तराखंड स्पेशल एमसीक्यूज वाली क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, वो भी आप जरूर फॉलो कीजिए, डेली आपको प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिन लोगों का पुलिस का एग्ज़ाम है उनके लिए भी स्पेशल सीरीज चलाई गई है, लेकिन आप सभी लोग सोचते हैं कि अभी तो एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, तो पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, ऐसा नहीं है। तो डेली आप एक या 2 घंटे भी अपने पढ़ने के लिए, 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं ना अपने लाइफ के लिए, तो 1 घंटा आप डेली भी पढ़ते हैं तो आप धीरे कवर कर लेते हैं। और लास्ट टाइम पे क्या होता है, स्ट्रेस होता है, सोचते हैं कि हमने कुछ पढ़ा है नहीं तो कैसे होगा। तो धीरे डेली आप 1 घंटा दे सकते हैं, तो जल्द ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बैंक, अगला देखिए, बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला देखिए, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इसका मुख्यालय है कहाँ पर, हैदराबाद में। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, सभी ध्यान में रखिएगा इन क्वेश्चन को, हो सके तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या, गर्म मुद्रा। अगला देखिएगा, MCX SX क्या है। देखिए MCX SX जो है ये एक स्टॉक एक्सचेंज है। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके साख सृजन पर वृद्धि होती है। अगला देखिए, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा किसके हस्ताक्षर होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगला देखिए, भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों के रोजगार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, तो ये चलाया गया था कौन सा, RLEGP। अगला देखिएगा, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है। देखिए शून्य आधारित बजट तकनीक जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था, तो किस राज्य में, सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य में अपनाया गया था। अगला देखिए, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी, किस पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसे लागू किया गया था। अगला देखिए, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है, तो ये सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का स्वरूप, किस पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसी भी हो सकता है, यहाँ पे किसी भी पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसने तैयार किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महालनोबिस। अगला देखिएगा, कौन सा योजना काल दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1880 का दशक। अगला देखिए, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था, विशेष आर्थिक जोन इंपॉर्टेंट है, तो ये संसद के द्वारा वर्ष 2005 में पारित किया गया। अगला देखिए, सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किस में किया जाता है, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगला है, आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है, आय तथा रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए।
नेक्स्ट है केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, इसका प्रतिपादन किया था किसने? जॉन टिनवर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब किया था? वर्ष 1976 में किया था। अगला देखिए, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिस डी मॉर्टिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किया पाकिस्तान अर्थशास्त्री महबूब उल हल ने। अगला देखिए, केंद्र व वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? देखिए, केंद्र व राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। अगला देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि लागत व मूल्य आयोग। अगला देखिए, उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? उत्पादन का सबसे गतिशील कारक होता है क्या? पूंजी। अगला देखिए, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोखिम उठाना। अगला देखिए, कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? कागजी मुद्रा जारी करने का जो पूर्ण अधिकार होता है ये किसके पास होता है? रिजर्व बैंक के पास होता है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? देखिए, रिजर्व बैंक जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था वर्ष 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का खुली कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी बॉन्डों का। अगला देखिए, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज की दर कम होना। अगला देखिए, सरकार आर्थोपाई ऋण कहाँ से लेती है? तो रिजर्व बैंक से सरकार जो है ये कौन सा ऋण लेती है? आर्थोपाई ऋण लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किससे भाग दिया जाता है? प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है। अगला देखिएगा, मुद्रा एवं मुद्रा का निर्माण करती है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह किसका कथन है? देखिए, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये कथन है क्रोमर का। अगला देखिएगा, जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति है ये कहलाती है गर्म मुद्रा। अगला देखिए, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किससे? जीडीपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र जो होता है ये भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय समकों का जो आकलन है ये केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता? ये कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर राज्य है। अगला देखिए, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? देखिए, भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला देखिएगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिलोम। अगला देखिएगा, स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? गतिरोध और मुद्रास्फीति की जो है ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है। क्या होती है? गतिरोध तथा मुद्रास्फीति जो होती है ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है। अगला देखिए, IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समतुल्य अमेरिकी डॉलर के रूप में और अन्य किस मुद्रा में घोषित करना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। अगला देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जो होते हैं ये योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद इसका गठन किया गया था वर्ष 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी वर्ष 1951 ईस्वी में। कहाँ से? नई दिल्ली से इसका प्रारंभ हुआ था। अगला देखिए, योजना अवकाश कब से कब तक रहा? योजना अवकाश रहा वर्ष 1966 से लेकर
1969 ईस्वी तक इस दौरान कोई भी योजनाएं नहीं चलाई गई थी। अगला देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो जाता है। अगला देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो केंद्रीय बैंक है भारत का रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक